आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। पहले वीडियो में इस चैप्टर के हमने डेफिनीशन और उसके कुछ टर्म्स को और कैसे इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट को ये डिस्कस किया था। अब डिटर्मिनेंट की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली प्रॉपर्टी है, देखिए, The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो नहीं चेंज होती है। और मैट्रिक्स के केस में हम जब रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है, उसका ट्रांसपोज आता है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी है, it follows from above property that if A is a square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose। ठीक है। अब इसमें I जो है ith रो एंड Ci ith कॉलम, Ri जो होगा वो ith रो होगा और Ci जो होगा वो ith कॉलम होगा। Then for interchange of row and column we will symbolically write Ci interchange by Ri। मतलब ये रोज सिंपली आप ये समझिए कि रोज को कॉलम में बदलना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो हम ट्रांसपोज में करते थे। तो इस तरह से बदलने में दो मैट्रिसेस की दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देयर विल बी नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये वेरीफाई इसको करने के लिए देखिए लिया गया है डिटर्मिनेंट। अब इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे देखिए, पहला एलिमेंट 2 हो गया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा गया तो ये मिला। फिर माइनस होता है, -1 टू द पावर। अब देखिए ये माइनस प्लस ही लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। -3। अब मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने पे 6 4 1 -7 बचा, +5 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा तो 6 0 1 5 बच गया। अब इसको देखिए इवेलुएट किया जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 × 0 -20, ये माइनस माइनस +3 हो गया, -42 -4 और +5 6 5 30 -0। मतलब ये -40 -138 +150, ये -28 इसकी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की जो ओरिजिनल है। अब हम इसके ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गई। इसके साथ देखिए 2 -3 5 फर्स्ट रो है तो यहाँ पे वो फर्स्ट कॉलम हो गई 2 -3 5। इस तरह से तीनों को चेंज करके इसका ट्रांसपोज फाइंड किया गया और फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ भी हम एक्सपेंड करेंगे एलॉन्ग R1। अब देखिए इसको बार बार हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट रो के एलॉन्ग ये एक्सपेंसन किया गया। अब इसको देख सकते हैं कैसे किया गया, आप ये भी समझ सकते हैं। आप अभी तक ये सब क्लियर हो गया है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब ये लॉन्ग R1 है तो तीनों एलिमेंट को लेंगे और जिसको ले रहे हैं उस रो और उस कॉलम को छोड़ के 2 × 2 का हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको इवेलुएट करने के बाद भी इसकी वैल्यू उतनी ही आ रही जितनी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की आ रही थी, -28। दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स बनता है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है सिंपली। प्रॉपर्टी 2 है, एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंजेस। अगर हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होती है, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑपरेशन हम 2 बार करें, मतलब 2 बार रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस ही रहता है। अब देखिए यहाँ वी कैन डिनोट द इंटरचेंज ऑफ रोज बाई Ri इज इंटरचेंज बाई Rj एंड इंटरचेंज ऑफ कॉलम बाई Ci इंटरचेंज बाई Cj या विथ Cj। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी मतलब ऑपरेशंस को देखा होगा। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमने पिछला वाला ही एग्जांपल लिया है और इसकी वैल्यू जो है -28 है, जो कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि पहले इसको एवेलुएट किया जा चुका है।
अब हम क्या करते हैं, इसमें दो रोज़ को वेरीफाई करने के लिए दो रोज़ को हमको इंटरचेंज करना है, या दो कॉलम किसी भी। अब देखिए R1 एंड R2 को यहाँ इंटरचेंज कर दिया गया, तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो देखिए R2 क्या है 604 जो कि R1 में चला जाएगा, और R1 क्या है 2 - 3 5 जो कि R2 में चला गया। ये देखिए अब इसको फिर से देखिए एक्सपेंड, अब डायरेक्टली एक्सपेंड किया गया। अब ये 2x2 मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पहला एलिमेंट हमने 6 लिया, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया, और फिर क्रॉस -3 × -7 ये 21 - 25। नेक्स्ट है -0 पे चले गए, तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया, तो बच गया 2 × -7 14, 1 × 5 5 +4। अब उस रो उस कॉलम को छोड़ दिया, तो 2 × 5 10, और -1 × -3 माइनस ये +3 हो जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्टली लिखा गया, और आप भी डायरेक्टली, जरूरी नहीं कि उसको 2x2 मैट्रिक्स में चेंज कीजिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप उसके साथ खेलने लगेंगे, आराम से आप उसका एक्सपेंशन कीजिए डायरेक्टली। तो देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी फाइनली वो है 28, और जो पहले वाला ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू क्या थी -28। तो देखिए यहाँ दो रोज को हमने आपस में इंटरचेंज किया है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 28 है, बट साइन यहाँ चेंज हो गया, वहाँ पे -28 था और यहाँ पे +28 है। ठीक है, तो ये नया डिटर्मिनेंट का सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके रोज़ और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह सकते हैं कि वही रहती है, बट साइन चेंजेस। अब प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। If any two rows or column of a determinant are identical, all corresponding elements are same. Identical की मीनिंग होती है corresponding element same हो, then the value of determinant is 0। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी यहाँ पे किया गया है, और वो प्रूफ क्या है, प्रॉपर्टी 2 को यूज़ करके किया गया है। तो दो रोज आइडेंटिकल होने पे क्या होगा कि अगर हम उनको इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट बाय प्रॉपर्टी 2 इट्स साइन चेंजेस। तो यही चीज़ यहाँ इसके प्रूफ में यूज़ की गई है। इफ यू इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज आर कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल, देन डेल डज नॉट चेंज, जो कि दोनों आइडेंटिकल हैं तो आपस में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर बाय प्रॉपर्टी 2 इट फॉलोज दैट डेल हैज चेंज इट्स साइन, therefore del is equal to माइनस डेल, तो 2 del is equal to 0, तो del is equal to 0। इसका मतलब दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं डिटर्मिनेंट में तो उसकी वैल्यूज 0 होंगी। देखिए ये सब प्रॉपर्टी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि इवेलुएशन जिसका नहीं करना होता है, प्रूफ करना होता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसमें इनका यूज होता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी रही। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी लिया गया है। R2 मतलब 1 to 4 और 1 to 4, ये R1 और R2 दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और इसको एक्सपेंड करके दिखाया भी गया है। देखिए पहले एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के मतलब R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया गया है। वो देखिए अब एक्सपेंशन आप जानते हैं इसलिए इसको फिर से हम कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं आपको। पहली रो के अलॉन्ग किया गया तो पहले रो के एलिमेंट लिए गए हैं, और जिसको लिया जा रहा है उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन रहा है उसको इवेलुएट किया जा रहा है। आप इसको समझिए, देखिए ध्यान से, इसलिए हर पेज पे लिखा हुआ है कि आप इसको पॉज करके इजीली देख के समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़िए आप। तो इसकी वैल्यू देखिए 0 आ गई, तो इसका मतलब सीधे से इसको सिर्फ वेरीफाई किया गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी यही है कि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब ये प्रॉपर्टी 4 आती है। If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। वही चीज़ है जो हमने पहले एक प्रॉपर्टी आपको एक एक्सप्रेशन बताया था, वही है कि अगर कोई रो या कोई भी कॉलम किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाइड है तो डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई। आप देखिए स्पेशली रो या कॉलम बोल रहे हैं, पूरा डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k आल्सो। अब यहाँ देखिए रिमार्क में है
By this property we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। ये स्पेशल ध्यान रखिए, यहीं पर डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में होता है। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक्स में क्या होता है कि होल मैट्रिक्स से कॉमन होता है, किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम से नहीं होता है। बट डिटर्मिनेंट में किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए वहाँ a टू द पावर n b हुआ था हर रो से, क्योंकि मैट्रिक्स में तो सब में मल्टीप्लाई किया गया, वो सारे रोज में तो सब में k आ गया। लेकिन जैसे ही वो डिटर्मिनेंट बना तो हर रो से k कॉमन लिया गया, तो वो k टू द पावर n हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b हो गया। पिछले वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये ध्यान रहे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये अंतर है। यहाँ पे अंतर तो बहुत है, क्योंकि मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट होता है और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो ये अंतर है वो उनकी वैल्यूज़ में। बट ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए आप। इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। अब देखिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी 3 और इसको यूज़ करके क्या है, ये अगर कोई भी रो किसी दूसरे रो के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? जो प्रोपोर्शनल फिक्स्ड है रेशियो, उसको अगर हम कॉमन ले लें तो दो रोज़ या दो कॉलम्स वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आइडेंटिकल होने पे उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो ये सब आप कई बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, तब समझ में आएगा। अब देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इसको एवेलुएट करने पे देखिए -52 आ गया। अब ये किसके अलोंग एक्सपेंड किया है आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन है इसका। अब देखिए नाउ r1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए हम इसमें पहले रो को 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 और 12, और इसको हम एक दूसरा डिटर्मिनेंट del1 लेते हैं और इसका एक्सपेंशन हम करते हैं। देखिए तो एक्सपेंशन करने पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 टाइम ओरिजिनल डिटर, चूँकि 3 मल्टीप्लाई की गई है रो, तो 3 टाइम ओरिजिनल डिटर में, जैसे -52 है तो इसकी वैल्यू -156 आ गई। 3 इंटू -52 3 del हो गया। तो पिछले वाले प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई करता है। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमने रिमार्क में लिया था कि यहाँ देखिए ये इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। कोई ध्यान से देखेगा ना, तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसके दिमाग में है तो इसकी वैल्यू वो इमीडिएटली ज़ीरो बोलेगा। इसको क्यों बोलेगा? देखिए पहला रो 1 2 4 है, दूसरा -1 3 6 3 0 है, और तीसरा -12 36 और 0 है। तो दूसरे और तीसरे रो को आप कंपेयर कीजिए, तो अगर आप दूसरे में -12 इंटू कर दें तो तीसरी रो बन जाएगी। मतलब तीसरी रो से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो दूसरी और तीसरी रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इसको इवेलुएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 कॉमन लिया गया है थर्ड रो से, तो ये सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई, तो 12 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। प्रॉपर्टी 5, if sum of all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। मतलब डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो या दो से अधिक टर्म के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो उसको हम ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट रो। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए पहली रो दो एलिमेंट्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3। बाकी दो रोज जो हैं वो ऐसे हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। पहला डिटर्मिनेंट जो होगा वो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का होगा, और दूसरा डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का होगा, और सेकंड और थर्ड रोज दोनों ही डिटर्मिनेंट में सेम होंगे। तो ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया, प्लस सेकंड एलिमेंट के लिए λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये आ गया। तो ये दो डिटर्मिनेंट के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया गया। अब इसी के से संबंधित ये देखिए एग्जाम्पल 10 है।
शो दैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2i सी प्लस 2z एक्स वाई जेड, ये इसकी वैल्यू 0 आती है। आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ सेकेंड रो जो है वो दो एलिमेंट के टर्म में लिखी गई है। तो सेकेंड रो को हम स्प्लिट करके दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट और थर्ड रो दोनों डिटर्मिनेंट में सेम होंगे। अब देखिए इसको स्प्लिट किया गया है। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी, फर्स्ट रो वैसे ही होगा। सेकेंड रो के पहले एलिमेंट को लेंगे तो ए बी सी वो हो गया। थर्ड रो एक्स वाई जेड एज इट इज। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी, फर्स्ट रो वैसे ही होगा। दूसरी रो हो जाएगी सेकेंड एलिमेंट का 2x 2y 2z, और नीचे जो है एक्स वाई जेड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड रो दोनों में सेम है। अब आप इन दोनों को इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने लगते हैं और उसमें वो उलझ जाते हैं, बहुत समय लगता है, फिर रिजल्ट भी बहुत उल्टा सीधा आता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है, पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल हैं पहले डिटर्मिनेंट में, तो इसकी वैल्यू ऐसे ही 0 हो गई। दूसरे में आते हैं तो देखिए सेकेंड और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए सेकंड रो से तो एक्स वाई जेड सेकेंड रो हो जाएगी, तीसरी रो एक्स वाई जेड, ये भी आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनल वाला भी केस हम ले सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरह से पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये इसमें बिना एक्सपेंशन के इसको हमने 0 दिखाया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ओनली। अगर हमको प्रॉपर्टी नहीं लगाना होता, हमको नहीं आइडिया है प्रॉपर्टी का, तो फिर उसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे, हो सकता है 0 आए भी या ना आए, क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक हुई तो 0 नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखें आप। इसमें देखिए प्रॉपर्टी 5 यूज़ की गई। कैसे यूज़ की गई, तो उसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया गया R2 के फॉर्म में। प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 दोनों यूज़ की गई, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और प्रोपोर्शनलिटी की चीज़ें हैं, दो रोज आइडेंटिकल हैं, तो ये प्रॉपर्टीज सब इसमें लगाई गई यहाँ पे। लास्ट प्रॉपर्टी जो 6 प्रॉपर्टी है इसको देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम यूज़ करते थे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर कॉलम आर एडेड, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri is replaced by Ri plus Krj और Ci is replaced by Ci plus Kcj। देखिए क्या है इसमें, कैसे रिप्लेस किया गया है। तो ith रो में jth रो के k मल्टीपल को जोड़ा गया है और ith रो को उससे रिप्लेस किया गया है, या ith कॉलम को उससे रिप्लेस किया गया है। मतलब उस रो या उस कॉलम में किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के स्केलर फिक्स, मतलब सब में वही, सारे एलिमेंट में वही, ये नहीं कि अलग अलग, स्केलर मल्टीपल को जोड़ के उसको रिप्लेस किया गया है। तो डिटर्मिनेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। देखिए इसके वेरिफिकेशन के लिए भी ये डिटर्मिनेंट 3x3 का लिया गया है, और इसमें क्या है कि पहले रो में तीसरे रो के k टाइम्स को ऐड किया गया और पहले रो को उससे रिप्लेस किया गया। तो ये नया डिटर्मिनेंट ये डेल 1 बन गया ये। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे अभी प्रॉपर्टी 5 क्या थी कि अगर किसी रो को दूसरे रो के मल्टीपल के फॉर्म में, या कोई रो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में सारे एलिमेंट एक्सप्रेस्ड हैं, तो उसको दो डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हियर वी हैव मल्टीप्लाइड द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो R3 बाई कांस्टेंट k एंड एडेड देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो R1। और ये रिप्लेसमेंट क्या रहा, सिम्बॉलिकली इसको कैसे लिखा गया, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस k R3। अब देखिए इसको दो डिटर्मिनेंट में हम चेंज करेंगे बाई प्रॉपर्टी 5। तो ये हुआ दो डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है डेल वाला, जो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, तो दूसरे में अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखें तो ये दोनों ही प्रोपोर्शनल हैं। आप देख सकते हो, अगर हम k कॉमन ले लें तो आइडेंटिकल भी हो जाएंगे, C1 C2 C3 C1 C2 C3। तो जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि नए ऑपरेशन के बाद भी R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस k R3। जो डिटर्मिनेंट है वो वही का वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये 6 प्रॉपर्टी है
सो देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, को याद रखें आप। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती थी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू नहीं चेंज होती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होती है, साइन चेंज हो जाती है डिटर्मिनेंट की। इफ टू रोज आर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी क्या थी, इफ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब दो रो या दो कॉलम्स हैं तो आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर मल्टीपल वाला। इफ ईच रो ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी रो कॉलम के सारे एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं तो हम डिटर्मिनेंट को भी उतने डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू आर मोर डिटर्मिनेंट। तो यहाँ R1 जो है वो दो टर्म के सम के फॉर्म में है, तो इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किया गया। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, रिप्लेसमेंट। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रोज आर कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम if we apply the operation Ri is replaced by Ri plus KRJ or Ci is replaced by CI प्लस KCJ, और इसको देखिए वेरीफाई भी किया गया एग्जांपल लेके। तो इस तरह से हमने 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसमें रिमार्क में भी है, इसको भी आप देखिए। इफ डेल वन इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग Ri replaced by KRI or CI replaced by KCI to the determinant del, then del 1 is equal to K del, मतलब ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 में, मतलब कोई भी रो या किसी भी कॉलम को हम अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सेकेंड रिमार्क में क्या, इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक Ri replaced by Ri plus KRJ is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in another operation. A similar remarks applies to column operation, मतलब एक बार जो चेंज हो चुका है, जो अफेक्टेड है, उसको हमको दोबारा नहीं यूज़ करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। आगे जो एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ प्रॉपर्टीज़, अब ये दिया नहीं है यूजिंग प्रॉपर्टी, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तब इजीली इसको दिखा सकता है, अदरवाइज एक्सपेंशन करोगे तो बहुत लंबा होगा और रिजल्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो सब चीज़ें ध्यान से देखनी है, और एक क्वेश्चन इससे मोस्ट प्रोबेबली आता भी है। अब प्रूव दैट, अब देखिए ये है 3x3 का डिटर्मिनेंट और इसको हमको ए क्यूब दिखाना है। अब थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि एलिमेंट कैसे रिलेटेड है, रोज़ में कैसे रिलेटेड है या कॉलम्स में कैसे रिलेटेड है। तो देखिए रोज़ में तो हमको यहाँ रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले कॉलम में रिलेशन दिखाई दे रहा है। पहले कॉलम में जो है A 2A 3A हैं। तो देखिए एक जगह डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में आपको बताया गया होगा कि एक्सपेंशन हमको उसके एलांग करना चाहिए, उस रो या उस कॉलम के एलांग करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो। तो ये दिमाग में रखते हुए हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉलम या किसी भी रोज़ के मैक्सिमम एलिमेंट को हम ज़ीरो बनाते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा पीछे बताया गया था प्रॉपर्टी 6 में भी। तो यहाँ देखिए अगर हम R1 को लेते हैं तो इसमें C1 को कॉलम, फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो इसमें ईजिली हम दो ज़ीरोज़ बना सकते हैं। जैसे 2A 3A है तो पहले का सेकेंड मतलब 2 टाइम दूसरे रो में और 3 टाइम तीसरे रो में सेपरेट करें तो ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगे। तो यही देखिए यहाँ किया गया है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है। अप्लाइंग ऑपरेशन R2 is replaced by R2 minus 2R1 and R3 is replaced by R3 minus 3R1 to the given determinant we have। देखिए अब इसमें चेंज जो नहीं हुआ है, अब चेंज कौन सा नहीं हुआ है, तो R1 नहीं चेंज हुआ है। R2 और R3 लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तो R1 को आप एज इट इज़ लिख सकते हो A प्लस बी A प्लस बी प्लस C। R2 और R3 बदल रहे हैं
तो उसको सॉल्व करके लिखेंगे हम। अब 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो देखिए 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा। अब 3a माइनस 2a a बच जाएगा, 2b कट जाएगा। अब 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b b, 2c माइनस 2c ये पूरा कट जाएगा। तो ये 2a प्लस b आ गया। ये थर्ड रो पे चलते हैं तो 3a माइनस 3a 0 हो गया, 6a माइनस 3a 3a हो जाएगा, 3b माइनस 3b 0 हो जाएगा, 10a माइनस 3a 7 हो जाएगा, 6b माइनस 3b 3b हो जाएगा, 3c माइनस 3c 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमको मिल गया इसका प्रॉपर्टी लगाने के बाद। अब इसमें देखिए एक काम और, ये इस पे एक और किया हुआ है जिसमें और 0 मिल जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं, हम यहाँ भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये R3 को R3 माइनस 2 सॉरी R3 माइनस 3 R2 किया है, जैसे कि एक एलिमेंट और 0 मिल जाएगा आपको। ये देखिए R3 में जो 3a है R2 के 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर वो भी 0 हो जाएगा। तो ये एक और सिंपल एक्सप्रेशन मिल गया हमको। अब इसके बाद हम C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि C1 में 2 ज़ीरोज़ मिले हुए हैं। तो क्या मिलेगा C1 के लॉन्ग ए क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ दिए, तो जो मिलेगा वो a 2a प्लस b 0a हो गया। अब इसको हम एवेलुएट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब जो आपको इसमें प्रूव करना था, ये a क्यूब प्रूव करना था। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत आसानी से बनने वाले हैं, बट अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो आप उसमें उलझ जाएंगे। ये मेरा बार बार इंस्ट्रक्शन है आपको, उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए ही होते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे लगाई गई है। अब देखिए एग्जाम्पल 12 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपेंशन के प्रूफ करना है। डेल इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनांट है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई। अब ये 0 दिखाना, लास्ट रो है 1 1 1, तो 0 दिखाना बिना एक्सपेंशन के। तो देखिए यहाँ अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते, ध्यान से देखिए कि अगर हम पहले और दूसरे रो को ऐड कर दें, चाहे उसको दूसरे रो में रिप्लेस करें या पहले रो में रिप्लेस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पहले रो को ही रिप्लेस किया है R1 प्लस R2 से, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये पहले रो और तीसरी रो जो है वो प्रोपोर्शनल, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया इसको थोड़ा समझाने के लिए। और ये जो सिंबल है वो मैट्रिक्स का होना चाहिए, डिटरमिनेंट का लगा हुआ है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड हमने R1 से कॉमन ले लिया तो 1 1 1 R1 हो गया, 1 1 1 R3 है, दोनों आइडेंटिकल हो गए। यहाँ प्रोपोर्शनल लिखा है क्योंकि वहाँ कॉमन नहीं लिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, कहाँ वो प्रोपोर्शनल दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रूफ किया कि ये 0 है। देखिए एग्जाम्पल 13 ये। अब इसमें एक्सपेंशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते और प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे तो भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कॉमन नहीं है, क्या करना है। तो अब यही है कि आप सिंपली C1 को देखिए, 3 एलिमेंट हैं, तीनों 1 1 हैं, तो इसमें 2 को 0 बनाइए, 1 को रहने दीजिए। 2 को 0 बनाने के बाद अगर कुछ कॉमन होता है तो लीजिए ना, एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए R2 को R2 माइनस R1 लिखा गया, R3 को R3 माइनस R1, तो ये 2 0 हो गए। और वही सब टर्म्स मतलब ऑपरेशन आपको बाकी एलिमेंट पे भी लगाना है। तो इसको ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट तो 0 हो गए, लेकिन सेकेंड रो और थर्ड रो को देखिए तो सेकेंड रो से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा और थर्ड रो से c माइनस ये या a माइनस सी कॉमन ले लीजिए। अब सेकेंड रो से इसने b माइनस ए कॉमन लिया है और थर्ड से c माइनस ए कॉमन लिया है। तो कॉमन लेने के बाद ये रोज भी चेंज हो जाएंगे फिर। अब देखिए चेंज होने के बाद ये बच रहा है। अब आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये b माइनस ए सी माइनस ए फैक्टर्स बाहर आ गए, 1 इंटू ये 1 माइनस सी 1 माइनस बी बचेगा, तो माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, जो कि फैक्टर के फॉर्म में, साइक्लिक फैक्टराइजेशन हम जिसको कहते हैं, माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान होते, ध्यान रखिए। मतलब हम अगर मैक्सिमम रोज या कॉलम्स के एलिमेंट को 0 बना दें किसी, तो एक्सपेंशन उसके अलांग होता है और जो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं हमको अपने आप मिल जाते हैं। ये तो देखिए यहाँ वैल्यूज प्रूफ इवेलुएट करने के लिए दिया है, इसी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, प्रूफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो वहाँ ये सब टर्म को 0 बनाने पे क्या होता है, कुछ फैक्टर्स अपने आप मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मिले। तो ये क्वेश्चन है और पूछा भी गया है उसी तरह से फैक्टर के फॉर्म में, तो ये ध्यान रखिए।
अब देखिए प्रूव दैट, ये भी एक डिटर्मिनेंट है जिसको 4ABC प्रूव करना है। तो यहाँ क्या है कि हमको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, तो देखना पड़ेगा। जैसे पहला एलिमेंट b प्लस सी है, अगर इस b प्लस सी में हम b और c को सेपरेट कर दें, और तो नहीं ज़ीरो बनेगा लेकिन इसको हम ज़ीरो बना सकते हैं। तो r1 को रिप्लेस किया गया यहाँ पे r1 माइनस r2 माइनस 3 से। तो पहला तो एलिमेंट b प्लस सी ज़ीरो हो गया, दूसरा क्या होगा a माइनस सी प्लस ए माइनस सी, तो माइनस 2c हो जाएगा। तीसरा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। अब हम इसको r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। अब इससे ज़्यादा ज़ीरो इसमें नहीं बनेगा, आप कुछ भी कर लेंगे, देखिए आप अपना दिमाग लगा के, और ज़ीरो नहीं बनेगा। तो इसको एक्सपेंड किया गया, देखिए r1 के लॉन्ग, तो पहला एलिमेंट ज़ीरो है, दूसरा माइनस 2c और माइनस उसके पहले लगेगा। तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो b b c a प्लस b बचेगा। तीसरा माइनस 2b है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो b c प्लस a c c बचेगा। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इवेलुएट किया गया। ध्यान से देखिए इसको, हर एक टर्म को आप देखिए कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया गया है। फिर फाइनली इसका रिजल्ट 4ABC आता है। देखिए एग्जाम्पल, अभी तक देखिए जितने क्वेश्चंस हमने ऊपर डिस्कस किए एग्जाम्पल्स ना, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं। आप देखिए अब पिछले साल बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चंस को 10 साल 5 साल के, तो आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा पिछले साल से 80 मार्क्स का मतलब सेशन एंडिंग एग्ज़ाम हो गया है, तो जिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल गया है। अब 13 मार्क्स का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से होता था, वो 10 मार्क्स का हो गया, तो उसमें बदल सकती हैं चीज़ें। बट इसके पहले ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही है। अब देखिए 15th एग्जाम्पल है, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। हमको शो करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये दिखाना है। देखिए अब ये प्रॉपर्टी 5 हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए थर्ड कॉलम जो है दो एलिमेंट के सम के फॉर्म एक्सप्रेस्ड है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग हम दो डिटर्मिनेंट इसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए दो डिटर्मिनेंट बन गया। पहला डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 1 1 लिया है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम वैसे ही हैं। दूसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लिया हुआ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज़ है। ये यूजिंग प्रॉपर्टी 5 हो गया। अब देखिए पहले डिटर्मिनेंट में ये 2 बार चेंज किया है रोज सॉरी कॉलम्स को। जैसे पहले और दूसरे कॉलम को एक बार चेंज किया, ठीक है, आप मतलब या पहले और तीसरे कॉलम को एक साथ चेंज किया, दूसरे तीसरे को जैसे भी 2 बार ये इंटरचेंज किया, -1 का स्क्वायर हो गया। देखिए जैसे पहले और तीसरे को करेगा तो पहले पे 1 1 1, तीसरे पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो -1 एक बार बाहर आएगा। फिर सेकंड और थर्ड को जो रिजल्ट है उसका चेंज करेगा तो -1 एक बार और आएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया है, ये अगले डिटर्मिनेंट से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अगले डिटर्मिनेंट में पहले रो से x कॉमन लिया, दूसरे रो से y कॉमन लिया, तीसरे रो से z कॉमन लिया। ये भी ये प्रॉपर्टी में डिस्कस है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड कॉमन हो गया। अब जो डिटर्मिनेंट है वो भी 1 एक्स एक्स 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, जो कि पहला डिटर्मिनेंट है वो मिल गया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम 1 1 ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए ये कॉमन लिया गया, तो जब डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया तो पहले डिटर्मिनेंट से 1 बच जाएगा क्योंकि वो पूरा कॉमन हो गया, और दूसरे डिटर्मिनेंट से एक्स वाई जेड मिल गया। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो डिटर्मिनेंट हो गया, दूसरा 1 प्लस एक्स वाई जेड हो गया। अब डिटर्मिनेंट हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। और डिटर्मिनेंट की देखिए ये क्वेश्चन आपको देखा जाना पहचाना लग रहा होगा, ऊपर हमने इसको इवेलुएट किया है। ध्यान से देखिए, अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि बहुत दूर नहीं, यहीं पे है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाला इसी तरह का है। थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि थर्ड कॉलम ऐसा नहीं है, थर्ड कॉलम में स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है, दोनों का रिजल्ट भी एक ही तरह आएगा। देखिएगा अब उसको हम फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैसे ही 2 एलिमेंट को 0 बनाएंगे यहाँ पे।
और दो एलिमेंट को ज़ीरो बनाने पे देखिए ये आया। अब इसमें से भी y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स सेकेंड और थर्ड कॉलम से रोज से कॉमन हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया इसमें, और फिर अब इसको एक्सपेंड करने पे आपको मिल गया फाइनली, देखिए यहाँ वहाँ भी 3 फैक्टर आपको मिले थे, यहाँ भी 3 फैक्टर, ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया गया था। अब देखिए ये 4 फैक्टर इसके हो गए, और ये ज़ीरो दिया हुआ है तो ज़ीरो दोनों, तो कोई एक फैक्टर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के, कि एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट। क्वेश्चन को ही ध्यान से आप देखें तो एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं तो कोई भी फैक्टर जो है इसमें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स वाई, ये ज़ीरो कोई भी नहीं होगा क्योंकि सभी डिफरेंट हैं। वाई माइनस एक्स ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई डिफरेंट है, जेड माइनस एक्स ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो ऑलरेडी दी गई है, तो ज़ीरो क्या होगा इसमें, जो कि पहला फैक्टर है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूफ किया गया है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ती हैं। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टी लगती हैं 6 में से, तो वो सब ध्यान देना होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और आसान भी है। थोड़ा सा देखने में लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट इट इज़ आसान, ईजी। तो आप इसको आप देखिए कि 1 प्लस ए 1 1 1, 1 प्लस बी 1 1 1, 1 प्लस सी, और प्रूफ क्या करना है, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और दैट इज़ ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन में आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, एक मैं आपको थोड़ा सा कंपेरिजन बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हमारे दिमाग में आता है कि ये हमको इसमें कैसे प्रोसीड करना है। तो अब इसमें आप राइट साइड देखिए, जो प्रूफ करना है ए बी सी ये कॉमन है और बाकी फ्रैक्शंस हैं। तो अब लेफ़्ट साइड में आप आइए कि ये कैसे मिलेगा। तो अगर आप पहले रो से ए कॉमन ले लें, दूसरे रो से बी कॉमन ले लें, तीसरे रो से सी कॉमन ले लें, तो ए बी सी तो बाहर हो जाएगा, लेकिन पहले रो में क्या बचेगा, 1 बाई ए प्लस 1, 1 बाई ए 1 बाई बी। दूसरे रो में क्या बचेगा, 1 बाई बी 1 बाई बी 1 और 1 बाई बी। तीसरे रो में 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। और इन तीनों रोज़ को आप जोड़ दें, अगर देखिए आगे अब इसको मैं सोल्यूशन देखिए, ये अब कॉमन लिया गया है। तीनों रोज़ को अगर आप जोड़ें इसमें करस्पॉन्डिंग, मतलब R1 को रिप्लेस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मिलेगा आप ध्यान से देखिए। तीनों रोज़ को जब ऐड करेंगे तो आपको R1 में एक कॉमन एलिमेंट, सेम एलिमेंट मिले जाएंगे, तीनों एलिमेंट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, सब में वही मिलेंगे, और उसको आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये रिप्लेस करने पे ये मिला। अब इसको जब हम उस रो से कॉमन ले सकते हैं तो उसको कॉमन ले लेने पहली रो 1 1 1 हो गई, दूसरी और तीसरी रो जैसे ऑपरेशन के बाद है वैसे ही है। अब देखिए इस रो में सभी एलिमेंट 1 1 हो गए, तो हम 2 को 0 बना दें, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट उसको 0 बना दें। तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C2 और C3 को हम ऐसे रिप्लेस करेंगे। देखिए ये रिप्लेस किया गया, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो ये दो एलिमेंट 0 हो गए, और करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम बाकी एलिमेंट्स पे भी लगाए हैं। अब इसको R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर दें तो एक ही एलिमेंट बचा हुआ है इसमें, बाकी दो 0 हैं। तो 1 को हम लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो 1 0 0 1 होगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से इसको हम प्रूफ करते हैं। अब ये ए बी सी जो कॉमन है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट को ओपन करते हुए, तो वो दूसरा वाला जो टर्म जो प्रूफ करना वो ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, वो भी मिल जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो उसके लिए हम लोग होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बाकी आप बना सकते हैं भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 है, यहाँ पे ये आपको होमवर्क है, देखिए इनको ध्यान से। अब सारे प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड हैं, आप इनको देखिए बनाइए, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको पूछिए, और जो आप पूछेंगे वही हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक्सरसाइज है और इसको टाइप करना और इससे बनाना जो है वो उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से देखिए, इसको समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप सभी घर पे ही बैठे हैं, स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं और बहुत टाइम है आपके पास, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, पूछिए, और फिर आप इसको
कर सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।